हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पीटी 365 अपडेटेड पार्ट 1 का इकोनॉमी का पार्ट 2। इकोनॉमी का पार्ट 1 हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। आज हम पार्ट 2 के बारे में देखेंगे, जिसमें हम बैंकिंग मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में देखेंगे। ओके, इसके पहले हम पार्ट 1 का पॉलिटी वाला सेक्शन प्लस इंटरनेशनल रिलेशंस एंड एनवायरमेंट वाला पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा इकोनॉमी वाला पार्ट चल रहा है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी जैसे तमिलनाडु की क्लास 11th और 12th की हिस्ट्री को फॉलो करनी है तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। इसके सारे वीडियोस अपलोडेड हैं, मैप के साथ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। मेरे चैनल का नाम है मैं आपको चैनल का नाम बता देती हूँ। मेरे चैनल का नाम है शिवी सिंघल, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं और इस वीडियो के एंड में आपको कार्ड्स एंड स्क्रीन्स भी मिल जाएंगे, जिसमें मैंने प्लेलिस्ट को शो किया हुआ है। वहां से आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। उसके अलावा विजन IAS PT 365 का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, उससे भी आप डायरेक्टली सारे के सारे जो भी करंट अफेयर्स हैं फरवरी 2021 से नवंबर 2021 तक के करंट अफेयर्स को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी से। ARC क्या होता है, पहली जो न्यूज हमारी। चलिए पहला जो हमारा टॉपिक है वो है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में। ये क्यों न्यूज में रहा था, क्योंकि यूनियन बजट 2021-22 में इसको न्यू ARC को प्रपोज किया गया है। ARC मतलब असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, या इनको हम बैड बैंक्स भी बोलते हैं। टू कंसोलिडेट एंड टेक ओवर द एग्जिस्टिंग बैड लोन्स। देखो, जो बैड लोन्स को रिकवर करने का काम करती हैं उनको हम बैड बैंक्स बोलते हैं। बैड लोन्स मतलब ऐसे लोन जो आप परफॉर्म करना बंद कर चुके हैं या जिनके रिकवर होने के अब कोई चांसेस नहीं है, उनको हम बैड लोन्स बोलते हैं। और इन बैड लोन्स को रिकवर करने के लिए जो कंपनियां बनाई जा रही हैं या बैंक बनाए जा रहे हैं उनको हम बोलते हैं बैड बैंक या असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ठीक है। बैड लोन्स क्या होते हैं, देखो कोई भी लोन मान लो, देखो आपको पता है कि बैंक जो होता है वो लोन प्रोवाइड करता है। बैंक ने कोई लोन प्रोवाइड किया, ठीक है। लोन प्रोवाइड करने के बाद उस लोन के प्रोवाइड करने के 90 डेज बाद तक उसका कोई भी अमाउंट पे नहीं किया गया, ना ही प्रिंसिपल ना ही इंटरेस्ट पे किया गया हो, तो वो जो लोन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, बैड लोन्स में कन्वर्ट होने जाता है। फिर धीरे धीरे वो बैड लोन जो होता है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाता है। मतलब ऐसा एसेट जो आप कभी परफॉर्म नहीं कर सकता या फिर जिससे अभी कोई रिकवरी नहीं हो सकती, जिसके पैसे अब वापस नहीं आ सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने दोस्त को 100 रुपए दिए, ठीक है। आपने उससे बोला था कि तू भाई 90 दिन बाद मेरे को पैसे लौटाना, वापस कर देना। लेकिन आपका फ्रेंड क्या किया, आपको चीट करके भाग गया। तो ये आपके जो 100 रुपीज है, आप क्या समझोगे, वो तो चले गए, अब वापस नहीं आने वाले हैं, ठीक है। तो एक और कंपनी, या आप किसी अपने दूसरे फ्रेंड को बोलोगे कि भाई उसने मेरे 100 रुपीज लिए थे तो मुझे वो वापस चाहिए, तो तू मुझे कैसे भी लाके दे। 100 नहीं दे रहा तो कम से कम 80 रुपीज मुझे लाके दे दे, तो मुझे कुछ तो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो दूसरा फ्रेंड है वो कौन होगा, आपका बैड बैंक होगा या फिर असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होगी, जो क्या करेगी, ये जो आपका लोन है इसको वापस से रिकवर करवाने की कोशिश करेगी, ठीक है। वो बोलता है ठीक है चल भाई मैं बात करता हूँ उससे, वो आप तुमको पैसे देगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो इस तरीके आपको समझ में आया होगा कि बैड बैंक क्या होते हैं और बैड लोन्स क्या होते हैं और असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का क्या रोल होता है। क्लियर है। अब देखो अबाउट दी प्रपोजल, क्या प्रपोज किया गया है यूनियन बजट में। तो ये जो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी या बैड बैंक्स होते हैं उनको बजट में प्रपोज किया गया, विल बी सेटअप बाय द बैंक्स, बोथ स्टेट ओन्ड एंड द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। इनको कौन सेटअप करेगा, बैंक्स के द्वारा सेटअप किया जाएगा, स्टेट ओन्ड बैंक्स या फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। और देयर विल बी नो इक्विटी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। However, government may provide sovereign guarantee that could be needed to meet the regulatory requirement. गवर्नमेंट जो होती है वो sovereign guarantee प्रोवाइड कर सकती है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के लिए, लेकिन इक्विटी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा गवर्नमेंट का। अब इट विल हैव एन असेट मैनेजमेंट कंपनी, इनके पास एक असेट मैनेजमेंट कंपनी होगी जो क्या करेगी, मैनेज करेगी और सेल करेगी बैड असेट्स को। जो बैड असेट्स हैं उनको सेल करने का और उनको मैनेज करने का काम कौन करेगी, असेट मैनेजमेंट कंपनी करेगी, ठीक है। Asset management company manages fund for the individual and the companies make well-timed investment decision on the behalf of their clients to grow their finance and the portfolio. अभी asset management company जो होगी वो बैंक की तरफ से होगी और वो क्या करेगी, जो उनका नॉन परफॉर्मिंग एसेट है
उस टाइम पे हम उसको क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसका क्या डिसीजन हो सकता है जिससे उनका जो फाइनेंस फंस गया है, पैसे फंस गए हैं, उनको रिकवर किया जा सके, ग्रो किया जा सके, इस सब के लिए होगा। साथ में ये क्या करेगी, जो स्ट्रेस्ड एसेट्स है उनको रिजॉल्व करने का काम करेगी। स्ट्रेस्ड एसेट्स कितना है, 2 से 2 पॉइंट लाख करोड़ का स्ट्रेस्ड एसेट है। स्ट्रेस्ड एसेट मतलब होता है बैड लोन, वही या चाहे आप उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बोल दो, एनपीए बोल लो, चाहे बैड लोन्स बोल दो, चाहे स्ट्रेस्ड एसेट बोल दो। ऐसी चीज जो परफॉर्म नहीं कर रही है, मतलब अब जिसके आने की संभावनाएं बहुत कम है, तो उनको रिजॉल्व करने के काम कौन करेगी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी करेगी। ठीक है, दैट रिमेन अनरिजॉल्व इन अराउंड 70 डिग्री अकाउंट्स, 70 लार्ज अकाउंट्स। और ये जो 2.25 लाख करोड़ का अमाउंट है, वो 70 लार्ज बड़े बड़े जो अकाउंट्स है उनमें रिजॉल्व नहीं हो रहा है, तो इनको रिजॉल्व करने की काम करेगी। बैंक विल गेट 15% कैश एंड 85% सिक्योरिटी रिसीट्स। अब जो बैंक है वो जब ये एनपीए को बेचेगा तो बैंक को क्या मिलेगा, बैंक को मिलेगा 15% तो कैश मिल जाएगा और 85% सिक्योरिटी रिसीट्स मिल जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, देखो जैसे मान लो 100 रुपीज है, ठीक है, एग्जाम्पल देती हूँ छोटा सा। 100 रुपीज है एनपीए, बैड लोन है, किसके पास, बैंक के पास है। ठीक है, अब उसको किसको बेचना है, एआरसी को बेचना है। ठीक है, आपके वो फ्रेंड को बेचना है। अब उसने बोला 100 रुपीज तो रिकवर नहीं हो रहे, तो मैं कितना बेच देता हूँ, 80 रुपीज, इसको 80 रुपीज में इसको बेच देता हूँ, तो कम से कम 80 रुपए तो मेरे पास आ जाएंगे। ठीक है, उस एसेट की जगह। अब 80 रुपीज आ रहे हैं, लेकिन 80 रुपीज में से पूरे 80 रुपीज को नहीं मिलेंगे, ये जो बैंक है उसको 80 रुपीज पूरे नहीं मिलेंगे। इसको क्या मिलेगा, 15 रुपीज तो कैश मिल जाएगा, और बाकी का जो 85% है वो कैसा मिल जाएगा उसको, सिक्योरिटी रिसीट्स के फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया। ये 80 रुपीज जो है वो पूरा कैश के फॉर्म में इसको नहीं मिलेगा, सिर्फ इसका 15% जो है वो कैसा मिल जाएगा, कैश के फॉर्म में मिलेगा, और बाकी का 85% जो है वो सिक्योरिटी रिसीट्स के फॉर्म में मिलेगा अगेंस्ट द बैड डेट। जो बैड डेट है उसके अलावा दैट विल बी सोल्ड टू द एआरसी। एआरसी को जो 80 रुपए में बेचा गया है उसका 15% इसको कैश मिलेगा और 85% जो है वो सिक्योरिटी रिसीट्स मिलेगा। ठीक है, दिस स्ट्रक्चर विल रिड्यूस द लोड ऑफ द स्ट्रेस्ड एसेट। इसके वजह से जो स्ट्रेस्ड एसेट का लोड है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा ऑन द बैंक बैलेंस शीट। ठीक है, बैंक की जो बैलेंस शीट है वो क्लियर हो जाएगी एंड रिजॉल्व दीज बैड डेट्स इन द मार्केट लेड वे। और मार्केट की तरह से ये बैड डेट्स जो होगा खत्म हो जाएगा। अब देखो कैसे होगा, मान लो हमने सोचा था कि हमारा 100 रुपीज चले गए हैं, अब 100 में से हमने अगर 80 भी रिकवर कर लिए हैं, तो हमारा जो बैलेंस शीट है वो अब कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा रिजॉल्व हो जाएगा। उसमें से जो लोड है स्ट्रेस्ड एसेट का वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। समझ में आया। ठीक है, अब अबाउट असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। अब ये असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या होती है उसके बारे में देखिए। मैंने बताया कि ये वही कंपनी होती है जो क्या करेंगी, बैड लोन्स को परचेस करेंगी, तो ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी हम इनको बोलते हैं। An ARC or the bad bank is a special type of financial institution that buys the debtors of the bank। जो क्या करती है, बैंक का डेट जो होता है, मतलब कर्ज जो होता है उसको खरीदने का काम करती है। ये एक तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो खरीदने का काम करते हैं एट अ म्यूचुअली एग्रीड वैल्यू। दोनों एग्री करेंगे उस वैल्यू पे। मान लो 100 रुपीज का असेट था, अगर 80 रुपए पे म्यूचुअली एग्री कर गए, एआरसी ने भी बोला चल भाई तू 80 में बेच दे, और बैंक ने भी बोला ठीक है आप 80 ले लो, कम से कम 80 तो मुझे मिल रहेगा, तो दोनों एग्री कर रहे हैं, तो उस पे वो जो है वो बेचा जाएगा। एंड अटेम्प्ट्स टू रिकवर द डेट्स, और उसके वजह से जो बैंक का डेट है वो तो रिकवर हो जाएगा, और उसके साथ उसको एसोसिएटेड सिक्योरिटीज भी मिल जाएंगी। अब बैड बैंक मेक्स अ प्रॉफिट। अब बैड बैंक क्या करेगा, इससे प्रॉफिट बनाने का काम करेगा। खुद क्या करेगा, उसको मतलब जो भी उसने लिया है उसको थोड़े ज्यादा प्राइस पे किसी और को बेचने का काम करेगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमने देखा कि 80 रुपए में उसने वो जो था वो असेट खरीदा। ठीक है, अब खरीदा 80 से, वो चाहे तो 90 रुपए में बेच सकता है, चाहे तो 85 रुपीज में बेच सकता है, चाहे तो 100 का अगर 100 में बेच सकता है। ये उसके ऊपर है कि उसको किस टाइप का ग्राहक मिलता है, किस टाइप का कस्टमर मिलता है, और उससे वो कितना रिकंस्ट्रक्ट कर पाता है। ठीक है, समझ में आया। तो ये क्या करेगा, बैड बैंक जो करेंगे वो प्रॉफिट बनाने का काम करेंगे, और उसको सेल करेंगे लोन को एट अ प्राइस हायर देन व्हाट इट पेड टू एक्वायर द लोन फ्रॉम अ कमर्शियल बैंक। ठीक है, और उससे ज्यादा प्राइस पे ही उसको बेचने की कोशिश करेंगे, मतलब 80 से लिया है तो 85, 90, 100 ऐसे बेचने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जिससे उनको उनको भी कुछ फायदा हो इतना स्ट्रेस्ड असेट खरीदने का। समझ में आया। अब फिर नरसिम्हन कमेटी आई थी 1991 में। इन्होंने बोला था कि
पहले सेटअप किया जाए सेंट्रल असेट रिकंस्ट्रक्शन फंड टू फैसिलिटेट बैंक्स टू इम्प्रूव देयर बैलेंस शीट। इन्होंने ही सबसे पहले बोला था कि एक असेट रिकंस्ट्रक्शन फंड बनाना चाहिए जिसमें जो बैंक्स हैं उनकी बैलेंस शीट को इम्प्रूव करने का मौका देना चाहिए, जिससे वो अपने नॉन परफॉर्मिंग लोन्स पोर्टफोलियो को क्लियर कर सके। अब क्लियर कैसे होंगे? वही कि 100 रुपए का असेट है वो 80 रुपए में बेच दिया तो एटलीस्ट 80 रुपए आ गए, तो अब जो 80 रुपए है वो बाकी लोगों को वो क्रेडिट दे सके, मतलब बाकी लोगों को क्या कर सके, लोन दे सके। ठीक है, तो बैंक कंपनी यही करती है। दूसरा आया था असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड और आरसेल। ठीक है, देखो ये क्या है, असेट सेकंड क्या हुआ, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और आरसेल जो है वो फर्स्ट एआरसी सेटअप की गई थी 2002 में। मतलब आरसेल जो कंपनी थी वो पहली असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी थी इंडिया की जो सेटअप की गई थी 2002 में। किसने सेटअप की थी? 4 बैंक ने मिलकर सेटअप की थी, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, पीएनबी और आईडीबीआई बैंक। के कौन कौन से थे? एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, पीएनबी बैंक और आईडीबीआई बैंक, इन सब ने मिलकर स्टार्ट किया था। ठीक है, एआरसी आर इनकॉर्पोरेटेड एज कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट। एआरसी जो थे उनको इनकॉर्पोरेट किया गया था, मतलब ये जो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी थी उसको कंपनी माना गया था कंपनीज एक्ट 2003 के अंडर में। ठीक है, और ये इनको रजिस्टर्ड किया गया है विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर द सरफेसी एक्ट 2002। मतलब ये जो एआरसीज हैं उनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू क्या किया गया है? रजिस्टर्ड किया गया अंदर सरफेसी एक्ट 2002। आरबीआई मैंडेट्स एआरसी टू मेंटेन अ मिनिमम नेट ओन्ड फंड ऑफ ₹100 करोड़। आरबीआई ने मैंडेट किया है कि जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है उनका खुद का जो नेट ओन्ड फंड होगा वो कितना होगा? 100 करोड़ होगा, और कैपिटल एडिकेशियो रेशियो वो जो होगा वो 15% होगा। मतलब क्या हुआ कि मान लो 100 करोड़ की कंपनी है, ठीक है, 100 करोड़ की कंपनी है, 100 करोड़ इसने रखे हैं, तो उसमें से 15% ये जो है वो अलग रख देगा कि कभी भी जैसे मान लो 100 करोड़ का अगर इसने लोन दिया तो पूरे 100 करोड़ का ना दे, 85 करोड़ का दे। ठीक है, 85 करोड़ ही एज अ लोन के लिए यूज करे, तो कम से कम अगर इसको कोई लॉस हो जाता है या इसका ये एसेट वापस नहीं आता तो कम से कम इसके पास 50% पैसा तो बचेगा वापस आगे कुछ यूज करने के लिए। तो इसको हम बोलते हैं कैपिटल एडिकेशियो रेशियो, मतलब रिस्क मैनेज करने के लिए जो रेशियो रखा जाता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल एडिकेशियो रेशियो। समझ में आया? अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो उसमें से आपने 15 रुपए अलग निकाल के रख दिए, सिर्फ 85 रुपीज को ही आप यूज कर रहे हो, मार्केट जा रहे हो तो अगर ये 85 रुपीज भी खत्म हो जाते हैं तो आपको क्या करना, 15 रुपीज तो कम से कम आपकी पॉकेट में रहेंगे। समझ में आया? तो इसी को हम बोलते हैं कैपिटल एडिकेशियो रेशियो, रिस्क मैनेज करने के लिए। समझ में आया? फिर आता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, आईबीसी 2016 में आया था, जिसने एआरसीज को अलाउ किया था टू एक्वायर इक्विटी थ्रू द कन्वर्जन ऑफ डेट इनटू द इक्विटी। इन्होंने बोला था कि जो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है वो कन्वर्ट कर सकते हैं डेट को इनटू इक्विटी, मतलब 100 रुपीज का डेट है तो उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब कि 80 रुपीज के शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाउएवर दे आर नॉट अलाउड टू बिड फॉर द इक्विटी इन द स्ट्रेस्ड कंपनीज डायरेक्टली। लेकिन इन लोगों को बिड करने अलाउड नहीं है। आप डेट को इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हो डायरेक्टली, कैसे? म्यूचुअली एग्रीमेंट करके, लेकिन आपको बिड करने का अलाउड नहीं है। बिड करना मतलब आपको उसको नीलामी करने का अलाउड नहीं है स्ट्रेस्ड असेट को। ठीक है, सिंस द इनेक्टमेंट ऑफ द सरफेसी एक्ट मैनी एआरसीज हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस। सरफेसी एक्ट जो आया था 2002 में, उसके बाद बहुत सारे एआरसी एग्जिस्टेंस में आए थे, लेकिन ये जो एआरसी थे वो कुछ काम नहीं कर पाए। मतलब इन्होंने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को सॉल्व करने का, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कुछ भी ज्यादा कुछ काम नहीं हुआ। इस वजह से तो 2002 से अभी कितना चल रहा है, 2021 चल रहा है, तो भी हमारे जो बैंक्स है वो अभी भी एनपीए की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो क्यों ऐसा हो पाया? क्योंकि जो अभी एग्जिस्टिंग एआरसीज है ना वो थिनली कैपिटलाइज्ड है, मतलब उनके पास इतना कैपिटल ही नहीं है कि वो जो भी बैड लोन्स है उनको खरीद सके। इस वजह से स्लो रेजोल्यूशन हुआ है बैड लोन्स का। इसलिए अब किसने आरबीआई ने क्या बोला है कि आपको नेट ओन्ड फंड जो है वो कितना रखना है, ₹100 करोड़ मिनिमम रखना है, और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी आपको 15% तक रखना है। क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड टॉपिक जो है वो हमारा नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, क्या है? नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, नाव फिट।
देखो अब ये न्यूज में क्यों हो रहा, देखो पहले तो नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, मतलब ऐसा बैंक जो इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट को फाइनेंस करेगा उसको हम बोलते हैं नेशनल बैंकिंग फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर और जो भी डेवलपमेंट का प्रोग्राम होता है ना उसको फाइनेंस करने का काम हो। जैसे कि आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे ब्रिज बनते हैं, रोड बनते हैं, 5 साल का टारगेट दिया होता है, 10 साल में कंप्लीट हो रहे हैं, 15 साल में कंप्लीट हो रहे हैं। क्यों कंप्लीट होते हैं वो इतने टाइम में? क्योंकि उनका जो फाइनेंस होता है ना वो नहीं हो पाता, फाइनेंस नहीं हो पाता तो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होता है वो रुक जाता है। ठीक है, तो इस वजह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने ये प्लान किया है कि हम ऐसा बैंक बनाए जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट जो प्रोग्राम्स है उनको क्या करेगा, फाइनेंस करने का काम करेगा। अभी न्यूज में क्यों रहा था, तो रिसेंटली जो पार्लियामेंट थे उन्होंने पास कर दिया है कि नेशनल बैंक फॉर द फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बिल 2021 को, ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो मैंने आपको बता ही दिया, फिर भी एक बार डिटेल में बता देती हूँ। 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं इनके, पहला है फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, दूसरा है डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव। फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव में 2 है, ये या तो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लेंड करे, इन्वेस्ट करे और इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने का काम करेगा सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के जो इंटायरली इंडिया में लोकेटेड है या फिर पार्टली इंडिया में लोकेटेड है, उन सबको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करेगा, मनी देगा या इन्वेस्ट करने का कोशिश करेगा। ठीक है, दूसरा क्या ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अंडर द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, मतलब नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के अंदर में जो भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं उनको इन्वेस्ट करने का काम करेगा। ठीक है, सेकंड जो है वो है डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव। ऑब्वियसली हमारा डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से बन जाए, तो उसके लिए क्या करेगा, फाइनेंस देगा। जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ द मार्केट फॉर द बॉन्ड्स, लोन्स एंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, इन सब में देगा। ठीक है, अब देखो नैफेड क्या होता है, एक बार हम अच्छे से देख लेते हैं। नैफेड क्या होता है, बिल सीक्स टू सेटअप अ नैफेड डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, नैफिड क्या है, एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो सपोर्ट करेगी डेवलपमेंट में लॉन्ग टर्म नॉन रिकोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग में, मतलब जो लॉन्ग टर्म के इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग प्रोग्राम है उनमें क्या करेगी, ये सपोर्ट करेगी, फाइनेंशियली सपोर्ट करेगी। अब शेयर होल्डर कौन कौन से नैफिड के, तो ये कॉर्पोरेट बॉडी की तरह सेटअप किया जाएगा और इसके जो शेयर होंगे वो कैपिटल ऑफ 1 लाख करोड़ रुपीस के होंगे, जिसको कौन हेल्ड करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब इसके जो शेयर्स होंगे 1 लाख करोड़ रुपीस के, उसको कौन देगा, अभी इनिशियली सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। और मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन, सोवरेन वेल्थ फंड्स, पेंशन फंड्स, इशूअर्स और इंश्योरर्स एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सारी चीजें जो हैं वो इसके शेयर्स को देंगी। इनिशियली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ओन करेगा 100% शेयर्स को इंस्टीट्यूशन के, उसके बाद इसको रिड्यूस कर दिया जाएगा अप टू 26% वंस द इंस्टीट्यूशन हैज अचीव द स्टेबिलिटी एंड स्केल। मतलब ये जो इंस्टीट्यूशन है एक बार ये अचीव हो गया, स्टेबल हो गया, तब इसके जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपने शेयर धीरे धीरे बेच देगी और कितना रखेगी, सिर्फ 26% ही रखेगी। समझ में आया? सोर्सेज क्या होंगे फंड्स के, तो एनबी फिट जो है वो मनी कहाँ से लेगी, इन दी फॉर्म ऑफ लोन्स और अदरवाइज बोथ इन द इंडियन रुपीज और द फॉरेन करेंसीज के फॉर्म में दे सकती है, इशू कर सकती है और सेल कर सकती है वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूडिंग बॉन्ड्स एंड डिवेंचर, मतलब बॉन्ड्स और डिवेंचर को भी ये सेल कर सकती है, इशू कर सकती है। ठीक है, एनबी फिट जो है वो मनी बोरो भी कर सकती है, कहाँ से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, आरबीआई से, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक से, म्यूचुअल फंड से, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस जैसे वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक से। मतलब एनबी फिट को अगर किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए मनी देना है और उसके पास उतना पैसा नहीं है तो वो क्या कर सकती है, इन सारी जगह से मनी बोरो भी कर सकती है। अब मैनेजमेंट क्या होगा, एनबी फिट जो उसको गवर्न करेगा बाय अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड द चेयरपर्सन। ठीक है, जिसको अपॉइंट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, किसके कंसल्ट के साथ, आरबीआई के कंसल्ट के साथ। समझ में आया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और चेयरमैन होंगे जिनको अपॉइंट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी आरबीआई से कंसल्ट करने के बाद। ओके, बॉडी कंस्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विल रिकमेंडेड कैंडिडेट्स, जो बॉडी बनाई जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट की वो रिकमेंड करेगी कैंडिडेट्स को फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर्स। बोर्ड जो है वो अपॉइंट करेगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द इंटरनल कमिटी। ये जो बोर्ड है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेगा इंटरनल कमिटी के रिकमेंडेशन से। ठीक है, गवर्नमेंट सपोर्ट क्या है, ठीक है,
द सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, इसमें ग्रांट्स प्रोवाइड करेगी, कितने 5000 करोड़ के एनबीफिड को, ठीक है। ये इसका गवर्नमेंट का सपोर्ट है। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, पहले फाइनेंशियल एंड के एंड होने तक इसको ग्रांट्स देगी 5000 करोड़ की, ठीक है। गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड करेगी गारंटी एट अ कंसेशन रेट ऑफ अप टू 0.1%, 0.1% के कंसेशन रेट पे इसको गारंटी देगी कि ये बोरो कर सकता है फ्रॉम मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन, सॉवरेन वेल्थ फंड्स और अदर फॉरेन फंड से। cost towards the insulation from the fluctuation in the foreign may be reimbursed by the government in the part of the full upon request by the NBFID the government may guarantee the bonds। अगर NBFID रिक्वेस्ट करता है तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गारंटी कर सकती है बॉन्ड्स को, डिवेंचर्स को एंड लोन्स को, जो कि एनबीफिड क्या कर रहा है, इशू कर सकता है। मतलब कोई ऐसा है जो इसको खरीदना नहीं चाह रहा, उसको गारंटी चाहिए तो गवर्नमेंट इसको गारंटी दे सकता है, ठीक है। क्लियर है। अब फंक्शंस क्या होंगे इसके नेफिड के, तो पहला तो यही होगा कि इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करे प्राइवेट सेक्टर या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। दूसरा होगा ये एक्सटेंड करे या रिफाइनेंसिंग करे लोन्स को, एडवांसेस करे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के, मेन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का ही इसका काम रहेगा। ऑर्गेनाइज करना, फैसिलिटेट करना फॉरेन पार्टिसिपेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, फैसिलिटेट करना नेगोशिएशन विद द गवर्नमेंट अथॉरिटीज के साथ नेगोशिएशन फैसिलिटेट करना, अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में, और कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कराना इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के केस में। क्लियर है इतना। फिर इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन कराना, अगर प्रायर सैंक्शंस चाहिए या फिर कुछ भी ऐसा होता है जिसमें कोई ऑफेंस किया गया है तो उसमें इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन प्रोवाइड कर सकता है। नो इन्वेस्टिगेशन कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द एम्प्लॉय ऑफ द एनबीफिड विदाउट द प्रायर सैंक्शन। जो इन्वेस्टिगेशन होती है किसी भी एम्प्लॉयज के अगेंस्ट स्टार्ट नहीं की जा सकती, इसके लिए प्रायर सैंक्शन लेना पड़ेगा, किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का लेना पड़ेगा इन केस ऑफ द चेयरपर्सन और द अदर डायरेक्टर। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट का लेना पड़ेगा अगर चेयरपर्सन और डायरेक्टर के केस में कोई ऑफेंस हुआ है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रायर सैंक्शन लेना पड़ेगा, या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर का लेना पड़ेगा अगर एम्प्लॉयज के ऊपर कोई ऑफेंस लगा हुआ है, ठीक है। लाइसेंस कौन प्रोवाइड करेगा, तो आरबीआई इन दी कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट इशूज द लाइसेंस एंड स्पेसिफाई द कंडीशन। आरबीआई जो है गवर्नमेंट के साथ मिलकर इसके लाइसेंस को इशू करेगा, ठीक है। और क्या सेटअप करने का परमिशन देगा, DFIs and also the RBI prescribe the regulation for these DFIs, ठीक है। DFIs मतलब हमने पहले देखा था डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सेटअप करने का भी परमिशन कौन देगा, RBI ही देगा। क्लियर है। अब ये डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, तो देखो ये एक डेवलपमेंट बैंक होते हैं, डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी होती हैं, कंपनी और इंस्टीट्यूशन होते हैं जो क्या करती हैं, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट फाइनेंस प्रोवाइड करती हैं अलग अलग सेक्टर्स के लिए, जैसे कि इंडस्ट्री सेक्टर्स के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, हाउसिंग के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। मतलब ये बड़ी फाइनेंस कंपनीज होती हैं जो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट फाइनेंस प्रोवाइड करती हैं इंडस्ट्री के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, हाउसिंग के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। ये पाइवोटल रोल प्ले करती हैं क्रेडिट को एक्सटेंड करने के लिए और इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज में। क्लियर है। चलिए आगे अब हम देखते हैं कि डीएफआई जो होते हैं या तो होली और पार्शियली ओन्ड होती है गवर्नमेंट के थ्रू, मतलब या तो पूरी गवर्नमेंट ओन्ड होती है या फिर पार्शियली गवर्नमेंट ओन्ड होती है, और कुछ में मेजॉरिटी जो होती है वो प्राइवेट ओनरशिप की होती है, ठीक है। ये डिटरमाइन करती है कि कैसे फाइनेंस करना है, क्या रिस्क रिटर्न प्रोफाइल है, उन सब के ऊपर। देयर इज नो स्पेसिफिक यूज ऑफ द टर्म डीएफआईज इन ईदर द आरबीआई एक्ट। ये जो डीएफआईज है इनका कोई स्पेसिफिक यूज नहीं किया गया है, ना तो आरबीआई एक्ट में किया गया है, ना ही कंपनीज एक्ट 1956 में किया गया है, ठीक है। अब क्या डिफरेंसेस होते हैं डीएफआईज में और कमर्शियल बैंक्स में, तो देखो कमर्शियल बैंक ये रहा और डीएफआईज ये रहा। कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, ये लोन्स प्रोवाइड करते हैं, किसको, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इंडिविजुअल को या इंडस्ट्रीज को। जबकि डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो मल्टीपर्पज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं जो ब्रॉड डेवलपमेंट एजेंडा लेके चलते हैं, मतलब इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन को ये लोन नहीं अकेला प्रोवाइड करते हैं, बड़ा कुछ एजेंडा होता है उसको लोन प्रोवाइड करते हैं, उसको फाइनेंस करने का काम करते हैं। सेटअप किसके अंडर किया गया था, ये कंपनीज एक्ट में किया गया है या बैंकिंग कंपनीज के
अंडर में किया गया है, ठीक है। ये सेटअप किया गया है स्पेशलाइज्ड एक्ट के थ्रू, जिसमें इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एक्ट आता है, ठीक है। फंड्स क्या होते हैं, इसके फंड जो आते हैं वो इन्वेस्टमेंट के थ्रू आते हैं, या डिपॉजिट्स, जो भी डिपॉजिटर डिपॉजिट करते हैं उसके थ्रू इसके फंड्स इकट्ठा होते हैं। लेकिन जो डीएफआईज होते हैं उनके फंड्स या तो बोरोड किए जाते हैं या एक्वायर्ड किए जाते हैं बाय ग्रांट्स और सेलिंग सिक्योरिटीज, मतलब या तो इनको ग्रांट्स मिलती है या फिर सिक्योरिटी को सेल करके अपने फंड्स को रेज करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा लोन। लोन कौन प्रोवाइड करता है, ये जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म लोन या मीडियम टर्म लोन्स प्रोवाइड करते हैं, जबकि डीएफआईज जो होते हैं वो मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन्स को प्रोवाइड करते हैं। क्लियर। फिर है क्लाइंट्स। क्लाइंट्स में क्या होता है, इसमें इनके क्लाइंट्स कौन होते हैं, या तो इंडिविजुअल पर्सन होता है या बिजनेस एंटिटीज होती है, जबकि डीएफआईज के जो लोन लेने के लिए जो क्लाइंट्स होते हैं वो कौन होते हैं, या तो गवर्नमेंट होती है या कोई कॉर्पोरेट सेक्टर होता है, कॉर्पोरेट कंपनीज होती हैं। क्लियर है इतना। तो ये डीएफआईज हो गया। एनबीफिड का याद रखना, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए बैंक बनाने की बात की जा रही है, और यूनियन बजट में इसके बाद अभी अभी ये 2021 में ये बिल पास किया गया है। नेक्स्ट है वो हमारा नेशनल रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी, ठीक है। देखो ये न्यूज में क्यों रहा था, क्योंकि आरबीआई ने अभी क्या किया है, रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी सेटअप करने के लिए अनाउंस किया है, ठीक है। ये कौन सा वर्जन है इसका, 2.0, मतलब पहले भी एक रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी आरबीआई जो है वो सेटअप कर चुका है। क्यों करता है, टू रिव्यू इट्स रेगुलेशन इंटरनली एंड इन कंसल्टेशन विद द अदर स्टेक होल्डर, मतलब आरबीआई अपने रेगुलेशंस को रिव्यू करने के लिए और अदर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको उनके साथ कंसल्टेशन करने के लिए इस रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी को सेटअप करता है। अब रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी एक्ट करती है, एक्ट एज अ रेगुलेटर एंड द सुपरवाइजर ऑफ अवर फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है। हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम के लिए उसके लिए रेगुलेटर और सुपरवाइजर का काम करती है, साथ में पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम है उसके लिए ये सुपरवाइजर का काम करती है, ठीक है। आरबीआई ने प्रिस्क्राइब किया है ब्रॉड पैरामीटर ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन विद इन विच द कंट्रीज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम फंक्शन। आरबीआई प्रिस्क्राइब करता है ब्रॉड पैरामीटर्स बैंकिंग ऑपरेशन के लिए, जिसमें कंट्री का बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम फंक्शन जो आता है, इस वजह से इसको रिव्यू करना जरूरी होता है, ठीक है। रिव्यू करना जरूरी होता है। और जो आरआरए होता है, रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी जो होती है वो रिविजिट करती है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को, ठीक है। 1999 में फर्स्ट रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी सेटअप की गई थी 1 साल के लिए, ठीक है। क्यों की गई थी, जिससे स्ट्रीमलाइन कर सके जो भी प्रोसीजर है और इफेक्टिवनेस को इंक्रीज कर सके और सिंप्लीफाई कर सके रेगुलेटरी प्रिस्क्रिप्शंस को। क्लियर है। और साथ में ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं जिससे कि इशुएंस किया जा सके मास्टर सर्कुलर एंड रिड्यूस द रिपोर्टिंग बर्डन, जो रिपोर्ट करने का बर्डन होता है और सर्कुलेशन को इशू करने का, इन सबको रेगुलेट करने के लिए ये जो आरआरए होता है उसको रिव्यू करता है। अब ये जो आई है वो सेकंड रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी है। आरबीआई के जो डेप्यूटी गवर्नर है एम राजेश्वर राव, उनको अपॉइंट किया गया है सेकंड रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी का, जो भी वो जो है वो इसको रिव्यू करने का काम करेंगे। और ये कितने साल के लिए, 1 ईयर के लिए किया गया, 1 मई 2021 से 2022 तक का किया गया। ये मेनली फोकस करेगा स्ट्रीमलाइनिंग रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजिंग द इंस्ट्रक्शन, रिड्यूसिंग द कंप्लायंस बर्डन of the regulated entities by simplifying the procedure and reducing the reporting requirements wherever is possible। मतलब रेगुलेटरी और सुपरवाइजरी इंस्ट्रक्शंस को स्ट्रीमलाइन करने का काम करेगा, जो कंप्लायंस का बर्डन है उसको रिड्यूस करने का काम करेगा, और जो प्रोसीजर है उसको सिंप्लीफाई करने का कोशिश करेगा, ठीक है। RRA 2.0 जो है वो इंगेज करता है ऑल रेगुलेटेड एंटिटीज एंड स्टेक होल्डर को इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। RRA जो है वो सारी रेगुलेटेड एंटिटीज और स्टेक होल्डर को इंगेज करने का काम करेगा इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। समझ में आया, मतलब ये रेगुलेट करने के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई है। पहली जो बनाई गई थी वो 1999 में बनाई गई है, सेकंड बनाई गई है। इसमें पूछा जा सकता है किसको अपॉइंट किया गया है रिव्यू करने के लिए, तो एम राजेश्वर राव जो आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर है उनको अपॉइंट किया गया है 1 ईयर के लिए। क्लियर है इतना। चलिए नेक्स्ट आते हैं हमारा इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम। ये क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम, देखो इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम में रिसेंटली अभी क्या हुआ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उन्होंने अनाउंस किया है कि एक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम लेके जाएंगे, जिसमें वन नेशन वन ओम्बड्समैन होगा टू इम्प्रूव देयर ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म फॉर द बैंक कस्टमरी। क्या हो गया इसको, एक सेकेंड, ग्रीन।
देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि एक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम लेके आएंगे जिसमें वन नेशन वन ओम्बड्समैन होगा। कौन होगा? वन नेशन वन ओम्बड्समैन होगा, जिससे ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म को इम्प्रूव किया जाए बैंक कस्टमर्स के लिए। अब न्यूज में क्यों रहा था? करंटली यहाँ पे 3 सेपरेट ओम्बड्समैन होते हैं, एक बैंक के लिए होता है, एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए होता है, और एक नॉन बैंक प्रीपेड पेमेंट इशुअर्स के लिए होता है। पीपीआईज मतलब जो वॉलेट सिस्टम्स होते हैं उनके लिए होता है, एक बैंक के लिए होता है, एक एनबीएफसी के लिए होता है। तो 3 सेपरेट ऑम्बड्समैन होते हैं, और इनको कौन ऑपरेट करता है? आरबीआई ऑपरेट करता है फ्रॉम 22 ऑम्बड्समैन ऑफिसेज लोकेटेड अक्रॉस द कंट्री। पूरी कंट्री में 22 जो है वो ओम्बड्समैन ऑफिसेज है, वहीं से आरबीआई इनको ऑपरेट करता है। अब आरबीआई ने डिसाइड किया है कि वो इंटीग्रेट कर दे इन 3 ओम्बड्समैन स्कीम को, और एक सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग स्कीम लाई जाए जिसमें ग्रीवेंस को प्रोसेस किया जाए अंदर वन नेशन वन ओम्बड्समैन अप्रोच के अंदर। ये जो मूव है इसको टू मेक द ओम्बड्समैन मैकेनिज्म सिंपलर, एफिशिएंट एंड द मोर रिस्पॉन्सिव। ये जो मैकेनिज्म है इसको सिंपलर, एफिशिएंट एंड मोर रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए ये जो कदम उठाया जा रहा है। अब बैंक ओम्बड्समैन क्या होता है? एक क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी होती है, ठीक है। क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी होती है जो क्या करती है? एक ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म देती है डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए। किस किस के बीच में? बैंक और उसके कस्टमर्स के बीच में। आरबीआई ने 1995 में बैंक ओम्बड्समैन स्कीम को इंट्रोड्यूस किया था सेक्शन 35A और कौन सा एक्ट? 1949 एक्ट के अंदर। फिर 2006 में आरबीआई ने रिवाइज किया था इस स्कीम को, जिसमें बैंक ओम्बड्समैन एंड द स्टाफ इन द ऑफिस ऑफ द बैंक ओम्बड्समैन आर ड्रॉन फ्रॉम द सर्विंग एम्प्लॉयज ऑफ द रिजर्व बैंक। मतलब कि जो बैंक ओम्बड्समैन होंगे वो सर्विंग एम्प्लॉयज होने चाहिए रिजर्व बैंक के, उन्हीं को बैंक ओम्बड्समैन स्कीम के अंडर में रखा जाएगा। अब इसको फुल्ली फंड कौन करता है? आरबीआई फंड करती है, एंड वर्चुअली सारे बैंकिंग ट्रांजेक्शंस को ये क्या करते हैं? फंड करते, आरबीआई फंड करती है, और सारे वर्चुअली बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स को ये कवर करती है, ठीक है। उसके अलावा ये कवर करती है ग्रीवेंसेस ऑफ द कस्टमर अगेंस्ट द कमर्शियल बैंक, शेड्यूल प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स एंड द रीजनल रूरल बैंक्स, ठीक है। और ये सारे ग्रीवेंसेस जो होते हैं कस्टमर के कमर्शियल बैंक के अगेंस्ट, शेड्यूल प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स के अगेंस्ट और रीजनल रूरल बैंक्स के अगेंस्ट सबको कवर करती है, ठीक है। One can file a complaint before the banking ombudsman if the bank rejects the complaint or the satisfactory reply is not received from the bank within a period of 1 month after the bank concerned has received one's complaint। ये जो complaint फाइल की जाती है बैंक ओम्बड्समैन के को जब की जाती है जब बैंक जो होता है वो कंप्लेंट को रिजेक्ट कर देता है या कोई सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं देता है विद इन 1 मंथ के पीरियड में, तब बैंक ओम्बड्समैन के सामने जो है वो कंप्लेंट लिखी जाती है। क्लियर है? इंटरनल ओम्बड्समैन स्कीम 2018 में क्या था? ये आरबीआई ने लॉन्च की थी, जिससे इंटरनली ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम को स्ट्रेंथन किया जाए, ठीक है। इसमें मोर देन 10 बैंकिंग आउटलेट्स हैं, जिसमें और उसके अलावा एग्जामिन करते हैं कस्टमर कंप्लेंट्स को, क्या सर्विस में डेफिशिएंसी है उसको एग्जामिन किया जाता है। बैंक्स मैंडेट करते कि इंटरनली एक्सकेलेट किया जाए सारी कंप्लेंट्स को जो कि फुली रिड्रेस नहीं हुई हैं, ठीक है। और ये कस्टमर ऑफ द बैंक्स नीड नॉट अप्रोच द आईओ डायरेक्टली। इसके वजह से क्या होता है? कस्टमर को डायरेक्टली इंटरनल ओम्बड्समैन के पास नहीं जाना पड़े। ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट रिलेटेड न्यूज क्या है? आरबीआई ने स्टार्ट किया है कि जो टेन्योर है प्राइवेट बैंक चीफ का वो 15 साल में खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। आरबीआई ने एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए प्राइवेट बैंकों की, वो हेल्प करेंगे इम्प्रूव द कोऑपरेटिव बैंक गवर्नेंस। फी क्यू इंस्ट्रक्शंस इंक्लूड, कुछ की इंस्ट्रक्शंस उनको दिए हैं। पहला है सब्जेक्ट टू द स्टैट्यूटरी अप्रूवल। स्टैट्यूटरी अप्रूवल रिक्वायर्ड है टाइम टू टाइम। किस पोस्ट के लिए? एमडी और सीईओ की पोस्ट के लिए, होल टाइम डायरेक्टर की पोस्ट के लिए। कैन नॉट बी हेल्ड बाय द सेम इनकम्बेंट फॉर मोर देन 15 ईयर्स। मतलब ये सेम पर्सन जो है वो मोर देन 15 ईयर्स तक नहीं रह सकता। देयरफॉर दे कुड बी रीअपॉइंटेड आफ्टर अ 3 ईयर्स कूलिंग पीरियड। इनको रीअपॉइंट किया जा सकता है 3 साल के कूलिंग पीरियड के बाद। क्लियर है? ड्यूरिंग दिस पीरियड द इंडिविजुअल शैल नॉट बी अपॉइंटेड और एसोसिएटेड विद द बैंक और इट्स ग्रुप एंटिटी। और ये जो कूलिंग पीरियड के टाइम पर है, ये पर्सन जो है वो ना ही अपॉइंट होना चाहिए, ना ही एसोसिएटेड होना चाहिए बैंक के साथ या कोई उसकी बैंक के ग्रुप के एंटिटीज के साथ, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। क्लियर है? अच्छा,
अब एक और चीज देखो, ओम्बड्समैन स्कीम फॉर द डिजिटल ट्रांजैक्शन, आरबीआई ने एसडीटी लॉन्च किया था 2019 में अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के अंदर। इसमें ये क्या करेंगे, कॉस्ट फ्री एंड द एक्सपीडिशियस कंप्लेंट रिड्रेसल मैकेनिज्म प्रोवाइड करेंगे रिलेटिंग टू द डिफिशिएंट इन द कस्टमर सर्विसेज इन द डिजिटल ट्रांजेक्शन। मतलब जो भी डिफिशियंसी आ रही है डिजिटल ट्रांजेक्शन में कस्टमर सर्विसेज के लिए, उसमें कंप्लेंट रिड्रेसल का काम करेंगे। ठीक है, डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए ओम्बड्समैन जो होगा वो एक सीनियर ऑफिशियल होगा जिसको आरबीआई अपॉइंट करेगी फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years एट ए टाइम। ठीक है, एक बार में वो 3 साल के लिए, फिर 3 साल उसका कूलिंग पीरियड होगा, फिर वापस से उसको अपॉइंट किया जाएगा। और उन 3 सालों में ये किसी से इंडल्ज नहीं होना चाहिए कोई भी एक्टिविटीज में, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बैंकिंग की। क्लियर है इतना? तो ये तो हो गया ओम्बड्समैन के बारे में। तो ये हमारा आज पूरा हो गया। एक सेकेंड, हाँ, आज हम लोगों ने देख लिया बैंकिंग और मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट कवर करेंगे, उसके पहले मैं आपको रिवाइज कर देती हूँ आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो पहले हमने पढ़ा था असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जो क्या करती है, बैड लोन्स को परचेज कर लेती हैं बैंक से, जिससे बैंक की बैलेंस शीट बन जाए और वापस से बैंक जो है वो क्या कर सके, लोन प्रोवाइड कर सके। ठीक है, तो इसके लिए असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई गई है जो बैड लोन्स या एनपीए को क्या करेंगी, रिजॉल्व करने का काम करेंगे। क्लियर है? फिर आता है नेशनल बैंक्स फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनको फाइनेंसिंग करने के लिए एक नया बैंक बनाया जाएगा जिसको बोलते हैं नेफेड या नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ठीक है, इसके मेन काम वही होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग करने का। अब हम लोगों ने एक और चीज देखा था, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और इसको कौन करता है, मेन तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी 2.0 लॉन्च की, मतलब इशू सेट किया गया है, जिसमें रेगुलेशन किया जाएगा किसका, इंटरनली रेगुलेशन किया जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। क्लियर है? इसके आरबीआई के जो डेप्यूटी गवर्नर है एम राजेश्वर राव, उनको अपॉइंट किया गया एज द सेकंड रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी के फॉर्म में। ओके, नेक्स्ट है हमारा इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम। तो हमने देखा कि वन नेशन वन ओम्बड्समैन की बात चल रही है, जिसमें ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म जो है बैंक कस्टमर के लिए वो इम्प्रूव किया जा रहा है। ये जो बैंक ओम्बड्समैन होते हैं वो क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी होती है, ये एक ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म का काम करते हैं, जो डिस्प्यूट सॉल्व करने का काम करते हैं बैंक और उसके कस्टमर्स के बीच में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे आगे के जो इकोनॉमी के टॉपिक बचे हुए हैं। इसमें जो आपका करंट अफेयर्स कंप्लीट होगा वो फरवरी 2021 से अप्रैल 2021 तक का आपका करंट अफेयर कंप्लीट होने वाला है। क्लियर है? ठीक है, तो इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, और अभी आपको वीडियो एंड होने के बाद आपको एंड स्क्रीन भी मिल जाएगा, उससे उसके थ्रू आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट पर जा सकते हो, जिसमें हमने विजन आईएएस पीटी 365 का प्लेलिस्ट